संस्कृताय। मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज उत्तरामचरितम की व्याख्यात्मक प्रश्नोत्तरी भाग 2 की श्रृंखला को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है, ग्रंथ से है और व्याख्यात्मक भी है। तो व्याख्या करने के साथ साथ सारे प्रश्न क्लियर होते चलते हैं मित्रों। तो आप सभी मित्रों से निवेदन है कि आप सभी मित्र मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो अब चलिए देख लेते हैं प्रश्नों की श्रृंखला को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पहले भी मित्रों मैंने बहुत सारी प्रश्नों की श्रृंखला पूर्ण की है, 125 प्रश्नों की, 150 प्रश्नों तक की। तो जो कि आपको मेरे संस्कृत प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो आप सभी मित्र जरूर देखिए। अब चलिए देख लेते हैं आज उत्तरामचरितम की व्याख्यात्मक प्रश्नोत्तरी की, जो कि महाकवि भवभूति विरचित है। अब देख लेते हैं प्रश्नों की श्रृंखला को। पहला प्रश्न है, उत्तरामचरितम की कथा वस्तु प्रारंभ होती है। तो उत्तरामचरितम की कथा वस्तु कहाँ से प्रारंभ होती है? यहाँ उत्तर हो जाएगा बी, राम द्वारा सीता के निर्वासन से। राम द्वारा सीता के निर्वासन से उत्तरामचरितम की कथा वस्तु प्रारंभ होती है। और व्याख्या देखते हैं। 7 अंकों में निबद्ध उत्तरामचरित भवभूति का नाटक है। इसमें राम के जीवन के उत्तर भाग रावण वध, राम राज्याभिषेक, सीता निर्वासन तथा सीता पुनर्मिलन की कथा का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरामचरितम नाटक के तृतीय अंक में प्रधान रस है। तो उत्तरामचरितम नाटक के तृतीय अंक में प्रधान रस क्या हो जाएगा? तो प्रधान रस वैसे भी है भवभूति का करुण रस प्रधान नाटक सभी हैं। इसमें देख लेते हैं उत्तरामचरितम पूरा करुण रस प्रधान नाटक मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं वीडियो, इसका व्याख्या है। उत्तरामचरितम नाटक के तृतीय अंक में प्रधान रस करुण है। इस अंक में छाया दृश्य भवभूति की मौलिक कल्पना है। इसमें सीता अदृश्य रहते हुए राम की दयनीय स्थिति को देखती हैं और मूर्छित राम को हस्त स्पर्श से होश में लाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायांक उत्तरामचरितम का कौन सा अंग है? तो छायांक उत्तरामचरितम का कौन सा अंग है? उत्तर हो जाएगा डी, तृतीय हो जाएगा, तृतीय अंक होगा। और व्याख्या देखते हैं। उत्तरामचरितम के तृतीय अंक में राम के साथ सीता छाया रूप में आद्यंत रहती हैं, जिस कारण तृतीय अंक को छायांग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईदृशानाम विपाकोपि जायते परमाद्भुता, यह कथन है। तो ईदृशानाम विपाकोपि जायते परमाद्भुता, यह किसका कथन हो जाएगा? तो उत्तर होगा ए, मुरला का कथन हो जाएगा। और देख लेते हैं व्याख्या। यह श्लोकांश उत्तरामचरितम के तृतीय अंक से उद्धृत है, जिसका आशय है कि अलौकिक व्यक्तियों का दशा विपर्य भी अत्यंत विस्मयजनक होता है। सीता के विपत्ति में पड़ने पर पृथ्वी और गंगा जैसे लोग उनके सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःकरण तत्तस्व दंपत्यो स्नेह संश्रयात आनंद ग्रंथि रेको अयम अपत्यमिति पठ्यते। तो यहाँ अपत्यम शब्द का अर्थ है। तो अपत्यम का क्या अर्थ हो जाएगा? एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्ति है मित्रों। उत्तर हो जाएगा सी, संतान हो जाएगा। अपत्यम का अर्थ क्या होगा? तो संतान हो जाएगा। आगे इसकी व्याख्या देख लेते हैं मित्रों। यह श्लोक भवभूतिकृत उत्तरामचरितम नाटक के तृतीय अंक से लिया गया है, जो भवभूत के उत्कृष्टतम श्लोकों में से एक है और उनकी अपत्य संतान विषयक उच्च तथा पवित्र भावना का अभिव्यंजक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरामचरितम के तृतीय अंक में दो पात्रों के परस्पर संवादों में नाटकीय तत्वों का परिचय मिलता है। तो ये दो पात्र हैं, तो कौन है ये दो पात्र जिनके परस्पर संवाद में नाटकीय तत्वों का परिचय मिलता है? उत्तर हो जाएगा सी, तमसा और मुरला है दो पात्र। व्याख्या है, उत्तरामचरितम के तृतीय अंक में दो पात्रों तमसा और मुरला के परस्पर संवादों में नाटकीय तत्वों का परिचय मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौलस्तस्य जटायुषा विघटिता, श्लोक में पौलस्तस्य से तात्पर्य है। तो क्या तात्पर्य हो जाएगा? तो उत्तर होगा बी, रावण से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ इसकी व्याख्या देखते हैं। तो पौलस्तस्य जटायुषा विघटिता, जटायु के द्वारा रथ को विघटित कर दिया गया है। ये पौलस्तस्य से तात्पर्य पुलस्त ऋषि का नाती रावण से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपाक शब्द का अर्थ है। तो विपाक शब्द का अर्थ क्या होगा? तो उत्तर हो जाएगा सी, दुरावस्था हो जाएगा। सी उत्तर सही होगा। और इसकी व्याख्या है, विपाक शब्द का अर्थ है दुरावस्था, करुणा का अर्थ है दुख की भावना, विस्मय का अर्थ होगा आश्चर्य, भ्रांति का अर्थ होगा भ्रम, दुविधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋषिणाम पुनराद्याना वाचमर्थो मनुधावती, यह वाक्यांश कहाँ से उद्धृत है?
तो ऋषिणाम पुनराद्यानां वाचमर्थोम अनुधावत, यह वाक्यांश कहाँ से उद्धृत है? उत्तर हो जाएगा सी, उत्तरामचरितम से उद्धृत है। और व्याख्या देख लेते हैं। ऋषिणाम पुनराद्यानां वाचमर्थो अनुधावती वाक्यांश भवभूतिकृत उत्तरामचरित नाटक के प्रथम अंग से लिया गया है, जिसका आशय है पुरातन ऋषियों की वाणी अर्थ का अनुसरण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्र छाया सीता को क्यों नहीं देख पाते हैं? तो रामचंद्र छाया सीता को क्यों नहीं देख पाते हैं? उत्तर हो जाएगा सी, सीता को दिए गए भागीरथ के आशीर्वाद की वजह से। सीता को दिए गए भागीरथी के आशीर्वाद की वजह से नहीं देख पाते हैं। आगे देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। व्याख्या है, सीता को दिए गए भागीरथ के आशीर्वाद के कारण भगवान राम छाया सीता को नहीं देख पाए। नाटक के तृतीय अंक में छाया दृश्य का वर्णन मिलता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरामचरितम नाटक का मुख्य रस है। तो उत्तरामचरितम नाटक का मुख्य रस क्या हो जाएगा? तो उत्तर होगा ए, करुण रस हो जाएगा। और यहाँ पर देख लेते हैं, व्याख्या भी बहुत अच्छी दी गई है। उत्तरामचरितम नाटक का मुख्य रस करुण है। करुण का स्थायी भाव शोक है। इसका लक्षण इस प्रकार है, इष्टनाशा दिभिश्चेतो वैकलव्यम शोक शब्द भाग अर्थात प्रिय के नाश आदि के कारण चित्त का व्याकुल होना शोक कहलाता है। इस नाटक में वैधर्वी एवं गौड़ी रीति का माणिकंचन संयोग है। तो बहुत ही अच्छी व्याख्या हो जाती है। साथ में तो प्रश्न बहुत सारे क्लियर होते हैं, क्योंकि हमें एक प्रश्न से 4-5 प्रश्न मिल जाते हैं व्याख्या से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तरामचरितम की अंक संख्या है। तो उत्तरामचरितम की अंक संख्या कितनी है? तो उत्तर हो जाएगा सी, 7 अंक है उत्तरामचरितम में। और व्याख्या देखते हैं, रामचरित नाटक 7 अंकों में लिपिबद्ध है। इसमें कुल 256 श्लोक हैं। 19 छंदों का प्रयोग मिलता है, जिसमें अनुष्टुप एवं शिखरणी छंद का आधिक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधित गतयामा रात्रिरेव विरंशित उत्तरामचरितम में किसकी उक्ति है? तो अवधित गतयामा रात्रिरेव विरंशित उत्तरामचरितम में किसकी उक्ति हो जाएगी? तो उत्तर होगा सी, राम की सूक्ति हो जाएगी। और व्याख्या है, तो व्याख्या यहाँ कुछ भी नहीं दी गई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छायांग का मुख्य उपजीव है। तो छायांग का मुख्य उपजीव क्या होगा? तो सी उत्तर सही होगा, राम सीता पुनर्मिलन हो जाएगा। नेक्स्ट इसकी व्याख्या यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सताम सदाभि संगह कथमपि ही पुण्येन भवति, यह सूक्ति किस नाट्य ग्रंथ से संबंध है? सताम सदभि संगह कथमपि ही पुण्येन भवति, यह सूक्ति किस नाट्य ग्रंथ से संबंध है? तो उत्तर हो जाएगा बी, उत्तरामचरितम से संबंध है। नेक्स्ट देखते हैं इसका पूरा व्याख्या। व्याख्या होगी, सताम सदभि संगह कथमपि ही पुंसेन भवति, यह सूक्ति उत्तरामचरितम नाटक के द्वितीय अंग से उद्धृत है। इसका तात्पर्य है, सज्जनों का सज्जनों से मिलन बड़े पुण्य से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरामचरितम के तृतीय अंक में किस नदी का उल्लेख है? तो उत्तरामचरितम के तृतीय अंक में किस नदी का उल्लेख है? तो उत्तर हो जाएगा सी, गोदावरी का हो जाएगा। और व्याख्या है, उत्तरामचरितम के तृतीय अंक में गोदावरी का उल्लेख है। तृतीय अंक की घटना दंडक और पंचवटी से संबंध है। इसके माध्यम से सीता परित्याग के बाद घटित होने वाली अनेक घटनाओं का प्रस्तुतिकरण किया गया है। इस अंक को छायांक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करुणस्य मूर्तिरिव यह उक्ति किसके बारे में है? तो करुणस्य मूर्तिरिव यह उक्ति किसके बारे में है? उत्तर हो जाएगा सी, सीता के बारे में है। और व्याख्या है, भवभूतिकृत उत्तरामचरित नाटक में तमसा अधिष्ठात्री नहीं देवता के रूप में है। सीता के बारे में यह उक्ति कहती हैं, जिसका आशय है करुण रस की मूर्ति अथवा देह धारिणी सीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करुणाकुलानाम कायः विभाति, तो क्या हो जाएगा इसमें? तो उत्तर होगा डी, परोपकारेण हो जाएगा। करुणाकुलानाम कायः विभाति परोपकारेण होगा। और यहाँ है, यहाँ पर नीत शतक से प्रश्न हो गया है एक। यह उक्ति भर्तहर के नीत शतक से अवतरित है। उक्त श्लोकांश का आशय करुणामय दयाशील पुरुषों का शरीर परोपकार से ही सुशोभित होता है, ना कि चंदन लगाने से। तो यहाँ का एक प्रश्न आ गया है नीत शतक का। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, उत्तरामचरित के रचयिता है। तो उत्तरामचरित के रचयिता कौन है? तो उत्तर हो जाएगा बी, भवभूति हो जाएगा। क्योंकि यूपी टीजीटी निरस्त परीक्षा के कुछ बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और प्रश्न जो भी हैं संस्कृत में है। सबसे अच्छी बात ये है। और व्याख्या देख लेते हैं, उत्तरामचरितम के रचयिता भवभूति हैं। अंकों की संख्या 7 है। प्रधान रस करुण है।
नायक राम, नायिका सीता है। भवभूति के 3 नाटक उपलब्ध होते हैं। रचना क्रम की दृष्टि से इनका क्रम यह है। क्या क्रम है? तो मालती माधवम एक है, महावीर चरितम है और उत्तर रामचरितम लास्ट और सबसे प्रसिद्ध नाटक है। तो यहाँ से एक व्याख्या, एक प्रश्न से कितने सारे प्रश्न मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरामचरितम के तृतीय अंग का मुख्य रस है। तो उत्तरामचरितम के तृतीय अंग का मुख्य रस क्या हो जाएगा? तो उत्तर होगा ए, करुण रस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और व्याख्या देखते हैं। भवभूति कृति उत्तरामचरित करुण रस प्रधान नाटक है। संस्कृत के अन्य ग्रंथ वीर अथवा श्रृंगार रस से ओतप्रोत हैं, किंतु उत्तरामचरित इसका अपवाद है। इस नाटक में भवभूत ने श्रृंगार अथवा वीर रस को प्रधानता न देकर करुण रस को प्रधानता दी। कहा गया है एको रसः करुणयो निमित्त भेदात। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सीताराम को कितने अंतराल पर देखती हैं? तो सीताराम को कितने अंतराल पर देखती हैं, कितने वर्ष के अंतराल पर देखती हैं? तो उत्तर हो जाएगा ए, 12 वर्ष के अंतराल पर देखती हैं। नेक्स्ट को इसकी व्याख्या देखते हैं। सीता श्री राम को 12 वर्षोपरांत देखती हैं। तृतीय अंक में कुश और लौ की 12वीं वर्षगांठ का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। उत्तरामचरितम के तृतीय अंक में घटना स्थल है। तो कहाँ के घटना स्थल है? तो उत्तर हो जाएगा डी, पंचवटी हो जाएगा। इसकी व्याख्या है। 7 अंकों वाला उत्तरामचरितम भवभूतिकृत नाटक है। इसमें प्रथम अंक अयोध्या की घटनाओं से संबंधित है, द्वितीय अंक दंडकारण्य नामक प्रदेश से एवं तृतीय अंक पंचवटी से संबंधित है। इस अंक का प्रारंभ तमसा और मुरला नामक 2 नदी अधिष्ठात्री देवताओं के संवाद से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। उत्तरामचरित में सीता की सखी है। तो उत्तरामचरित में सीता की सखी कौन होगी? तो उत्तर हो जाएगा बी, वासंती हो जाएगी। वासंती जो वन देवी है और श्री राम के साथ रहती है पूरे तृतीय अंक में, और सीता के पास रहती हैं तमसा। सीता अदृश्य छाया रूप में रहती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें व्याख्या है। उत्तरामचरित में सीता की सखी वासंती है, जबकि तमसा एवं मुरला अधिष्ठात्री नदी देवता है। लोपामुद्रा ऋषि अगस्त्य की पत्नी है। तो देख लीजिए मित्रों, एक ही क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन हमें मिल गए, जो कि यहाँ पर एक क्वेश्चन तो ये है, बल्कि जबकि तमसा और मुरला क्या है? तो नदी देवता है। लोपामुद्रा कौन है? तो लोपामुद्रा ऋषि अगस्त्य की पत्नी। तो व्याख्या करने से तो बहुत ही अच्छे प्रश्न क्लियर होते हैं, जो कि हमें आयोग में परीक्षा जब आती है तो हमें परीक्षा का आंसर देना पड़ता है पेपर का, तो उसमें हम अगर व्याख्या के साथ 1-2 प्रश्न और देख लेते हैं तो बहुत ही लाभकारी हो जाता है हमारे लिए। क्या पता जो प्रश्न हम उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी में कराए हैं और उसका व्याख्या नहीं किए हैं, तो उस प्रश्न ना आने के बजाय व्याख्यात्मक प्रश्न आ जाते हैं प्रश्न के रूप में। तो बहुत ही अच्छा होता है व्याख्या देखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अमर सिंधु है। तो अमर सिंधु कौन है? तो उत्तर हो जाएगा सी, गंगा हो जाएगी अमर सिंधु। यहाँ पर नेक्स्ट को इसकी व्याख्या है। अमर सिंधु का प्रयोग गंगा के लिए किया गया है। उत्तरामचरितम तृतीय अंग के 48वें श्लोक में अमर सिंधु शब्द का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मुनि अगस्त्य की पत्नी है। तो मुनि अगस्त्य की पत्नी कौन है? तो उत्तर हो जाएगा ए, लोपामुद्रा हो जाएगी। और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बहुत ही अच्छी व्याख्या है यहाँ पर, व्याख्या के साथ प्रश्न है इसलिए मैं करा भी रही हूँ सभी मित्रों को। तो यहाँ व्याख्या है। मुनि अगस्त्य की पत्नी लोपामुद्रा है। लोपामुद्रा अत्यंत विदुषी थी। इनके द्वारा वैदिक ऋचाओं की रचना की गई है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ऋषि वशिष्ठ की पत्नी है। तो ऋषि वशिष्ठ की पत्नी कौन है? तो उत्तर हो जाएगा बी, अरुंधति हो जाएंगी ऋषि वशिष्ठ की पत्नी। ने इसकी व्याख्या देखते हैं। ऋषि वशिष्ठ राजा दशरथ के कुल गुरु थे। उनकी पत्नी का नाम क्या था? तो अरुंधति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पंचावयव वाक्य का प्रयोग होता है। तो पंचावयव वाक्य का प्रयोग कहाँ होता है? तो उत्तर हो जाएगा बी, परार्थानुमान में हो जाता है। और व्याख्या है। पंचावयव वाक्य परार्थानुमान में पाया जाता है। परार्थानुमान के 5 अवयव हैं: प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनयन तथा निगमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास में सर्वमान्य हेतु है। तो प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास में सर्वमान्य हेतु कौन हो जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा ए, प्रतिभा हो जाएगा। तो प्रतिभा सही हो जाएगा। और व्याख्या है। प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास में प्रतिभा सर्वमान्य हेतु है। पंडित राज जगन्नाथ ने प्रतिभा का लक्षण इस प्रकार दिए हैं। नमन कालिनी प्रतिभा मता हो जाएगा। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा, इसकी व्याख्या हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मूर्छित राम को चेतना कैसे मिली? तो मूर्छित राम को चेतना कैसे मिली है? तो उत्तर हो जाएगा सी, सीता के करस्पर्श से मिली है मूर्छित राम को चेतना।
और व्याख्या देखते हैं। मूर्छित राम को चेतना सीता के करस्पर्श से मिली। तमसा द्वारा ऐसी सूचना मिलने पर मूर्छित राम को सीता हस्तस्पर्श से होश में लाती हैं। इसका विवरण उत्तरामचरितम के तृतीय अंक में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरत्पीडे तटाकस्य परिवाह प्रतिक्रिया, यह कथन है, तो यह कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा डी, तमसा का हो जाएगा यह कथन। डी उत्तर सही है। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है, पूरत्पीडे तटाकस्य परिवाह प्रतिक्रिया, यह कथन तमसा का है। तमसा और मुरला दोनों नदी पात्र रूप में उत्तरामचरितम में चित्रित की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरामचरितम नाटक में वर्णित वासंती हैं, तो वासंती कौन है? तो उत्तर हो जाएगा डी, सीता की सखी और वन देवी हैं। और व्याख्या देखते हैं। उत्तरामचरित नाटक में वर्णित वासंती सीता की सखी तथा सहृदया हैं, जिससे सीता समय समय में अपने मनोभावों को व्यक्त करती हैं। सीता अदृश्य रूप में वासंती के साथ सदैव रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायांक उत्तरामचरितम नाटक में प्रधान रस है, तो छायांक उत्तरामचरितम नाटक में प्रधान रस कौन सा हो जाएगा? तो उत्तर होगा डी, करुण रस है। अब आगे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि ये 2-3 बार प्रश्न आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरामचरितम के तृतीय अंग को छायांक कहते हैं, क्योंकि? तो उत्तरामचरितम के तृतीय अंग को छायांक कहते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, इसमें राम को सीता का चित्र दिखाया जाता है। इस अंक में सीता की छाया सभी दर्शकों एवं पात्रों को दिखाई पड़ती है। इस अंक में राम को सीता की छाया दिखाई देते हैं, मंच पर उपस्थित सीता राम को नहीं दिखाई देती है। तो उत्तरामचरितम के तृतीय अंग को छायांक कहते हैं क्योंकि डी उत्तर सही होगा, मंच पर उपस्थित सीता राम को दिखाई नहीं देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देख लीजिए व्याख्या भी है। उत्तरामचरितम के तृतीय अंग को छायांक इसलिए कहते हैं कि मंच पर उपस्थित सीता राम को दिखाई नहीं देती। यह छाया दृश्य भवभूति की मौलिक कल्पना है। नाटकीय पात्रों के अतिरिक्त सीता और तमसा अदृश्य रहते हुए राम और वासंती का वार्तालाप सुनती हैं और पर्दे पर छाया सदृश दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भवभूति का मूल नाम था, तो भवभूति का मूल नाम क्या था? तो उत्तर हो जाएगा सी, श्रीकंठ हो जाएगा। और यहाँ व्याख्या देखते हैं। भवभूति का मूल नाम श्रीकंठ था, जो अनंतर भवभूति के नाम से प्रसिद्ध हुए। यद्यपि कि उत्तरामचरितम, मालती माधव तथा महावीर चरित के टीकाकारों ने इनका नाम श्रीकंठ स्वीकार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। प्रसवः खलु प्रकर्ष पर्यंतः स्नेहस्य, यहाँ प्रसवः शब्द का अर्थ है, तो प्रसवः खलु प्रकर्ष पर्यंतः स्नेहस्य, यहाँ प्रसवः शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा ए, संतान हो जाएगा। और व्याख्या देख लेते हैं। प्रसवः खलु प्रकर्ष पर्यंतः स्नेहस्य, यहाँ प्रसवः से तात्पर्य संतान से है। मित्र, ये सभी पिछले परीक्षाएं जो कि विगत वर्षों में हो चुकी हैं, देखिए वहाँ पर 2004 था, यहाँ 5 पे जितनी परीक्षा हो सबका सम्मिलित प्रश्न पत्र है, जहाँ अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। तो जहाँ जितनी परीक्षाएं आए हैं सूक्ति के द्वारा जितने भी हैं, एक बुक के माध्यम से सब दी गई हैं, तो सभी मित्र जरूर देखिए, बहुत अच्छे प्रश्न है इसमें। पुटपाक का अभिप्राय है, तो पुटपाक का अभिप्राय क्या हो जाएगा? तो उत्तर होगा डी, औषधि पकाने का एक विशिष्ट ढंग हो जाएगा पुटपाक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, इसमें व्याख्या है। पुटपाक आयुर्वेद का पारिभाषिक शब्द है। पुटपाक का आशय औषधि पकाने के एक विशिष्ट ढंग से है। यह उत्तरामचरितम नाटक के तृतीय अंक के प्रथम श्लोक में उद्धृत है। तृतीय अंक छायांक कहलाता है, तो तृतीय अंक छाया, तो यहाँ तृतीय अंक के प्रथम श्लोक में उद्धृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रामचंद्र जी दोबारा दंडकारण्य किस लिए गए थे? तो रामचंद्र जी दोबारा दंडकारण्य किस लिए गए थे? तो उत्तर हो जाएगा डी, तपस्या करते हुए शंभू को दंड देने के लिए गए थे। इसकी व्याख्या है। रामचंद्र जी दोबारा दंडकारण्य में तपस्या करते हुए शंभू को वधार्थ गए थे। यह उत्तरामचरितम नाटक के द्वितीय अंक में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य रहता है, तो सामान्य क्या रहता है? तो उत्तर हो जाएगा बी, द्रव्य गुण कर्म सामान्य रहता है। और व्याख्या होगी। केशव मिश्र कृत तर्क भाषा में कहा गया है, अनुवृत्ति प्रत्यय हेतु सामान्यम द्रव्याद्रित्रय वृत्ति नित्यत्वे सति अनेक समत्वेत्वम सामान्यम, अर्थात सामान्य केवल द्रव्य गुण तथा कर्म में ही रहता है। वैशेषिक दर्शन भी इसी बात को स्वीकार करता है, क्योंकि न्याय और वैशेषिक दोनों दर्शन एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं। सामान्य दो प्रकार का होता है,
परसामान्यम और अपर सामान्यम। आगे देखते हैं मित्रों, मैंने यहाँ तक की प्रश्नोत्तरी करा दी है। आप बहुत ही अच्छी प्रश्नों की श्रृंखला कराई है, तो आप सभी मित्र जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मित्रों। वीडियो को लाइक करिए और मित्रों तक शेयर करिए। पढ़ते रहिए मित्रों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मित्रों, नमः संस्कृत।